नमस्कार, नहीं वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने देखा होगा कि काबुल में एक गुरुद्वारे पर अटैक हुआ है और हमारे देश के विदेश मंत्री ने कहा है कि ये एक कावर्डली कायरतापूर्ण अटैक है। यहाँ पर आप देख पाओगे अभी तक हमको ये पता लगा है कि 2 लोगों की मौत हुई है, मगर कई लोगों ने कहा है कि जब गुरुद्वारे में अटैक हुआ था तब कई हिंदूज कई सिख्स थे, यहाँ पर करीब 30-35 लोग थे और कई लोग अंदर यहाँ पर फंस भी गए थे जब लगातार यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुए। उसके अलावा आतंकवादियों ने यहाँ पर गोली भी चलाई है। तो अनफॉर्चुनेटली मैं कहूंगा कि मृतकों का आंकड़ा यहाँ पर बढ़ सकता है और इंडिया का भी के लिए स्टांस ये है कि हम डीपली कंसर्न है, हम सिचुएशन को कर रहे हैं मॉनिटर। और यहाँ पे आप देख पाओगे हमारे देश के विदेश मंत्री ने कहा है कि ये कावर्डली अटैक है और इसको कंडेम किया जाना चाहिए इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स बाय ऑल। अब बाय ऑल इंडिया ने कह तो दिया है कि सब लोग इसकी निंदा करो। यूएस चुप है, यूनाइटेड नेशंस चुप है, ऑब्वियसली जो ओआईसी कंट्रीज हैं वो भी चुप है। और यही बात इंडिया ने काफी बार यूनाइटेड नेशंस में रेज करी है कि जब नॉन एब्राहमिक लोगों पर अटैक होता है दुनिया में किसी भी जगह पर, तो दुनिया का उस तरीके से रिएक्शन आता नहीं है। और सबसे अजीब बात देखो यहाँ पर यह है कि इस्लामिक स्टेट ने जब ये अटैक किया कारते परवान गुरुद्वारा पर इन काबुल, तो इन लोगों ने तर्क अभी के लिए ये दिया है कि देखो इंडिया में जो ये नुपुर शर्मा कंट्रोवर्सी हुई थी, जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी गई थी प्रॉफेट मोहम्मद को लेकर, उसके रिस्पॉन्स में इन्होंने ये अटैक किया है गुरुद्वारे पर। अब ये जो अगेन तर्क है बहुत ही अजीब सा है, क्योंकि अफगानिस्तान में हिस्ट्री रही है सिक्स पे अटैक की। क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा जुलाई 1, 2018 में इस्लामिक स्टेट के सुसाइड अटैकर्स ने सिख्स को टारगेट किया था जलालाबाद में। 19 सिख यहां पर मारे गए थे। तब तो कोई स्टेटमेंट यहाँ दी नहीं गई थी, तब तो इन्होंने रैंडमली अटैक किया था। उसके अलावा 25 मार्च 2020 में आप अगर देखो तो फिर से अटैक हुआ था काबुल के गुरुद्वारे पर, 25 लोगों की मौत हुई थी। बहुत ज्यादा भयानक अटैक था ये। फिर 5 अक्टूबर 2021 में आपको याद होगा कि यही गुरुद्वारा जो जिसपे अभी मैसिव अटैक हुआ है, बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, गोलियां चलाई गई हैं गुरुद्वारे पर, सेम इसी गुरुद्वारे को वैंडलाइज किया गया था। और इस अटैक की मैं सोशल मीडिया पर बहुत सी वीडियोस देख रहा था, दिल तोड़ देने वाली वीडियोस हैं। सिख्स इवैक्यूएशन कर रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी को यहाँ पर रिलोकेट किया गया। अब यहाँ पर आप देख पाओगे ये एक्चुअल फुटेज है अटैक्स की। क्या टेरर में जी रही होगी ये कम्युनिटी यहाँ पर। एक तो वैसे ही इनकी आबादी बहुत ज़्यादा कम है और फिर ये वीडियो जेन्युइनली हार्ट ब्रेकिंग है। यहाँ पर आप देख पाएंगे गुरु ग्रंथ साहिब जी को किस तरीके से गुरुद्वारे से रिलोकेट किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख पाएंगे सब कुछ इमरजेंसी बेसिस पे किया गया है और 6 हैंडफुल बचे हैं अफगानिस्तान में, फिर भी ढूंढ ढूंढ के जो उन पे अटैक किए जा रहे हैं। इट इज़ ट्रूली वरिंग। और ना सिर्फ अफगानिस्तान में, इवन पाकिस्तान में भी याद होगा आपको, पाकिस्तान में भी इस तरीके के अटैक होते हैं। अब यहाँ पर आप कहेंगे इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, व्हाट कैन वी डू एज इंडियंस। देखिए इसका सोल्यूशन मेरे हिसाब से 3-4 सोल्यूशन है इसके। पहला बहुत ही बेसिक सोल्यूशन तो ये है कि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में हमको फ्लाइट स्टार्ट करनी चाहिए। ये बोलना बहुत आसान है, करना ऑफ कोर्स बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे फ्लाइट्स हाईजैक हो सकती हैं, आतंकवादी हमले हो सकते हैं, इट कैन गेट मैसी। तो अभी के लिए देखो कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ने ये बात बोली है कि अगर इंडिया अफगानिस्तान के बीच में अगर हम वापस फ्लाइट स्टार्ट कर देते हैं तो कई हिंदूज कई सिख्स जो अफगानिस्तान में इस वक्त फंस चुके हैं उनको हम टेम्परेरी बेसिस पर इंडिया ला सकते हैं। बाद में अगर उनका मन करे तो वो इंडिया में रह भी सकते हैं बहुत ही लंबे समय तक। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं मगर लगातार फ्लाइट्स की आवश्यकता क्या है, सीधा वहाँ पर एक बोइंग का प्लेन उतारो और इवैक्यूएशन कराओ। बोल दो यहाँ पे लोगों को कि 3-4 दिन है, जल्दी से आ जाओ यहाँ पे, इवैक्यूएट करके वापस ले आओ इनको। देखो इतना आसान होता नहीं है। आप सोच कर देखिए, एक आदमी वहाँ पर रह रहा है, उसकी फैमिली है, बूढ़े माँ बाप है, बच्चों की पढ़ाई है, उसने अपनी पूरी जिंदगी वहाँ पे बसा रखी है। तो कंट्री से कंट्री मूव करना एक जाइगैंटिक डिसीजन होता है। माना कि जान का खतरा है, मगर फिर भी एक आदमी ये निर्णय अचानक से नहीं ले पाएगा। तो अगर रेगुलर फ्लाइट्स होती है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, तो कई तो यहाँ पर सिख्स और हिंदू पॉपुलेशन के लोग हैं, ये अप्लाई कर सकते हैं इंडिया के वीज़ा के लिए और आराम से ये इंडिया आ सकते हैं सेफ्टी के लिए। और मैं यहाँ पर सिर्फ सिख और हिंदू की बात नहीं कर रहा, कई अफगान नेशनल्स भी हैं, वो भी चाहते हैं कि इंडिया में जो इनकी पढ़ाई रुकी हुई है ये वापस रीस्टार्ट हो। द प्रॉब्लम इज एक्चुअली क्वाइट डीप। देखो हम लोग एज इंडियंस खूब हेल्प कर रहे हैं अफगानिस्तान की, हमने दवाइयाँ भेजी यहाँ पर, मगर साथ ही साथ अब हमको ये भी देखना होगा कि कई अफगान स्टूडेंट्स जिन्होंने इंडिया की यूनिवर्सिटी में एनरोल किया था
उसके बाद से इनको ना वीज़ा मिल रहा है, ना इनको फ्लाइट्स मिल रही है, ये इंडिया वापस नहीं आ पा रही है, अफगानिस्तान में फंस चुके हैं, तो इनका क्या होगा? तो अगर इंडिया अफगानिस्तान के बीच में रेगुलर फ्लाइट्स आती हैं तो मैं कहूँगा कि कुछ हद तक पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ेगा। ऑब्वियसली जो ये फ्लाइट्स हैं, सरकार को यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड भी करनी पड़ेगी। इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क। ये मतलब बोलना आसान है, मैं आराम से कुर्सी पे बैठकर बोल रहा हूँ, मगर जिन लोगों को इम्प्लीमेंट करने होंगे ये प्लान्स, उनके सामने काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगी। बट मेरा मानना है कि अगर हम यहाँ पर कुछ रिसोर्सेज इन्वेस्ट करके फ्लाइट्स अवेलेबल करवाते हैं बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान, तो इट विल हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल। स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी, अफगानिस्तान में जो माइनॉरिटी है इनके पास एक ऑप्शन होगी कि अगर चलो परमानेंटली रिलोकेट नहीं करना, अभी आपको डर लग रहा है, जान का खतरा है आपको, आप इंडिया में रह सकते हो कुछ महीनों के लिए। और फिर मैं यहाँ पे कहूँगा कि इंडिया को कहीं ना कहीं यूएसए को भी कहना चाहिए कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी फंस चुकी है अफगानिस्तान में, इनके लिए भी तो कुछ बोलो, कुछ इनके लिए भी स्टेटमेंट दो। और ना सिर्फ बोलो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप ही के ब्लंडर की वजह से ये सारी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं सफ़र कर रहे हैं, तो यूएस को कहीं ना कहीं कंपनसेशन देनी चाहिए इन माइनॉरिटी के लोगों को। मगर मुझे पता है यूएस ऐसा करेगा नहीं। साउथ एशिया को, एक्चुअली एशिया को, ये लोग अपना मानते ही नहीं है। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था, यूक्रेन का युद्ध हुआ, बिलियंस ऑफ डॉलर्स यूएसए ने बहा दिए, पैकेज अनाउंस कर दिए 40 बिलियन 50 बिलियन डॉलर के। जो इन्वेस्टमेंट कई देशों में 15-20 सालों में होती है, यूएस ने सीधा ये पैसा बस बहा दिया। हालांकि घूम फिर के इनकी ही मिलिट्री कंपनीज को ये पैसा मिलेगा। मगर जब बात आई श्रीलंका की, श्रीलंका में बिल्कुल पेट्रोल डीजल नहीं है, कंट्री इकोनॉमिक कोलैप्स के कगार पे है। इंडिया जैसे देश ने, जो इतना डेवलप नहीं है अपने आप में, मगर इंडिया जैसी कंट्री ने भी 4 बिलियन डॉलर्स के आसपास का पैकेज अनाउंस किया श्रीलंका के लिए। यूएसए की बारी आई, यूएसए ने कहा $6 मिलियन ओनली, $6 मिलियन, $6 मिलियन। शॉकिंग है, यूएसए ने श्रीलंका को 50 करोड़ रुपए पकड़ा दिए कि लो, ये है तुम्हारी इमरजेंसी एड, इससे देख लो जो तुम्हारा बनता है कर लो। तो क्लियरली देखिए यूएसए के डबल स्टैंडर्ड हैं। ये साउथ एशिया को लेकर दे नेवर केयर्ड, और मुझे लगता नहीं है अभी केयर करेंगे भी। एंड इंपॉर्टेंट है कि इंडिया इस बात को हाईलाइट करे, क्योंकि इंडिया के पास आज के समय एक बहुत ही बड़ा मीडिया है। इंडिया अगर बोलता है यूएसए को कि तालिबान आज के समय अफगानिस्तान में आपकी वजह से है, तो जो माइनॉरिटीज पे अटैक हो रहे हैं यहाँ पर, इस पर भी फोकस करो। ये भी ह्यूमन राइट्स का इशू है, यहाँ पर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभाओ। नहीं तो ऑब्वियसली जो ये माइनॉरिटी कम्युनिटी है अफगानिस्तान में सफ़र करती रहेगी। ऑलरेडी इनके नंबर बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। इस टाइप के अटैक से तो मैं कहूँगा बिल्कुल इनको वाइप आउट कर दिया जाएगा फ्रॉम अफगानिस्तान पॉपुलेशन। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपका ओपिनियन, आपके हिसाब से इंडिया क्या क्या कर सकता है अफगानिस्तान की माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए? क्या मानते हैं कि फ्लाइट्स रीस्टार्ट होनी चाहिए बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान? लिखिएगा कमेंट सेक्शन में इसके बारे में। मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपके ओपिनियन। अगर कोई कमेंट बहुत अच्छी हुई, मैं कोशिश करूंगा कि उसको पिन भी कर दूं ताकि उस कमेंट को बाकी लोग भी पढ़ पाएं। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे IIT, JEE, नीट, बैंक, SSC, UPSC, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, क्लिक करिए UPSC पर, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूनिक कोर्स, जिसमें आपको हैवी सेविंग होती है अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10। मान लीजिए अगर आपके पास अभी है 1-2 साल का टाइम, आराम से आप 2024-25 में UPSC का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पे अगर आप कोड यूज करते हो PD10, तो प्राइसेस गिरने यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट falling. So use the code PD10 and save money. So इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। Thank you for listening and as always, God bless you all.